तो स्वागत है आपका 5वें लेक्चर में पॉलिटी रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू सीरीज के। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए। तो आपको पता ही है कि हम टारगेट कर रहे हैं प्रीलिम्स 2025 को। उसके अलावा बाकी एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल जहाँ पे पॉलिटी सिलेबस हो तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये मेरे बारे में डिटेल आपको मालूम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको तभी देखना है जब आप इन सारे पॉइंट से है ना क्लियर हो। तो आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए अपनी कॉपी में 1 से 20 तक मार्क करना है और टॉपिक का नाम क्या डालना है, फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा पार्ट 1 है। इसी तरीके से 3 पार्ट और आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला इन इंडिया which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights। मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है किसका, फंडामेंटल राइट्स का। तो इन चारों में से अगर आपको आंसर पता होगा तो पहला होगा जो कि हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडेड द फोर्थ क्लास टू द आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 का फोर्थ क्लास एड किया और एम्पावर किया गवर्नमेंट को एक कोई भी ऐसा लॉ बनाने के लिए जो अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस करे, है ना। किसके लिए? एससी और एसटी का के लिए। वो ऐसा कुछ पढ़ता है इस तरीके का कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन दिस क्लास ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the SC or STs. The added clause elucidates that in case such special provision are introduced, they can't be said to be breaching Article 15 and Article 29(2) of the Constitution। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाता है और अगर वो आर्टिकल 15 और 29(2) को से प्रोटेक्ट करता है। ओके, आई होप ये पहला क्वेश्चन क्लियर है आपको। यहाँ पे बाकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, when a constitutional amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his or her assent। ठीक है, नेक्स्ट है a constitutional amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting। तो देखो दूसरा और तीसरा तो ठीक है, लेकिन पहला जो बोल रहा है कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए, ये जो है कंपलसरी नहीं है। तो पहला जो है नहीं होगा। एलिमिनेशन से चलें तो बचा कौन सा? बी ही ऑप्शन बचा, तो बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये आप देख सकते हो कि 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया और ये प्रोवाइड किया कि दिस अमेंडमेंट फर्दर मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज प्रेजेंटेड टू हिम। जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है प्रेजेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट को तो उन्हें एसेंट देना ही देना होगा। एक इसमें बोला गया 24th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आगे बोल रहा है कि आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय द बोथ हाउसेस। कैसे? 2/3 मेजॉरिटी से। ठीक है, और देयर इज नो समन और ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रिवेसी। बोला राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 21 जो है हर सिटीजन को ये इम्पावर करता है कि वो राइट टू प्रिवेसी है ना रख पाए। तो ये कैसे पता कब बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ था जिसका नाम था एनआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2017 में, जिसमें 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये बोला कि इंडिविजुअल प्रिवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा आर्टिकल है? 21, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। टू इनहेरेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट
इंसिडेंट इन द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, तो वो थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं कि इट इंक्लूडेड दी प्रिजर्वेशन ऑफ पर्सनल इंटीमेसी, सैंक्टिटी ऑफ फैमिली लाइफ, मैरिज, प्रोक्रिएशन, दी होम एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये सब के सब किस में आते हैं? राइट टू प्रिवेसी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और प्रिवेसी connotes a right to be left alone. It safeguards individual autonomy and recognize one's ability to control vital aspect of his or her life. Privacy is not an absolute right. मतलब कि ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट हो गया, उसको डिफरेंट कंडीशन है उसके ऊपर कि जब उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, राइट। बट एनी इन्वेजन मस्ट बी बेस्ड ऑन लीगली नीड एंड प्रोपोर्शनैलिटी। ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है या कोई भी इंडिविजुअल ऐसे ही आपके प्रिवेसी का हनन कर सकता है, नहीं, वो मस्ट बी बेस्ड ऑन लीगलिटी, नीड एंड प्रोपोर्शनैलिटी। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एवरीबॉडी कि अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्म्स on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violate which one of the following articles of the Constitution of India। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, अगर इसमें दो तीन वर्ड आप समझो ध्यान से, तो एक तो है डिस्क्रिशनरी पावर, है ना, और लॉ वायलेट कर रहा, एप्लीकेशन ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा, और क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, है ना। तो लेजिस्लेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या लॉ को वायलेट करता है, कौन सा वाला है? तो देखो अगर आपको मान लो कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं समझ आया, बहुतों को नहीं समझ आया होगा, तो भी कर सकते हैं। देखिए इन चारों आर्टिकल को ध्यान से समझते हैं। आर्टिकल 14 किसके बारे में है? इक्वलिटी ऑफ लॉ के बारे में। आर्टिकल 28 जो है रिलीजन के बारे में है, राइट। और उसके बाद 44 तो यूसीसी हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में है ना। तो लॉ के बारे में कौन बात कर रहा? आर्टिकल 14। दैट्स वाई ए वाला आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डिटेल में अगर हम बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 रिप्रेजेंट करता है, जो कि ये बोलता है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास कोई ऐसा आर्बिट्रेरी पावर आ गया कि कोई कुछ भी कर रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। और इक्वलिटी बिफोर द लॉ दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। मतलब जो भी लॉ ऑफ द लैंड है ना, सभी को उस सभी के लिए वो इक्वल रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल का कलेक्शन है, रिजल्ट है। ओके, अब बाकी आर्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आर्टिकल 28 बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें ये बताया गया कि नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब कि पूरी तरीके से स्टेट फंड से मेंटेन किया जाता हो, या फिर नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड shall be required to attend any religious instruction or worship in that institution without his or her assent। सिंपल शब्दों में ये हुआ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट फंडेड है या फिर सेमी मतलब स्टेट फंड से अगर उसमें पैसा आता है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ना तो आप कोई रिलीजियस चीज करा सकते हो, ना तो वर्शिप करने के लिए, है ना, किसी को बाध्य कर सकते हो विदाउट देयर एक्सेंट। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 32, जो कि है राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इफ अ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करके इसका नाम है। और इसमें टोटल 5 के 5 रीट्स है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इन्फोर्स करा सकते हैं, राइट। अब आर्टिकल 44 की बात करें तो ये हो गया यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट। आई थिंक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रिपीट हो रहा, और आई होप कि सभी को एक क्लियर होगा। इसका आंसर है डीपीएसपी को। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात हो रही है कि स्टेट को ये डायरेक्शन दिया जा रहा है कि उससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रिड्यूस करना है ना। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज डीपीएसपी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये आर्टिकल 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है कि ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मतलब
ऐसा इकोनॉमिक ऑपरेशन होना चाहिए सच दैट को कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को में रिजल्ट ना हो, राइट। उसके अलावा आर्टिकल 39 ये सारी बातें बोलता है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। बोला व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। राइट टू प्रॉपर्टी का है ना पोजीशन क्या है इंडिया में। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन है। ऐसा नहीं है कि केवल इंडियन है ना राइट टू प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते, नहीं, कोई भी कर सकता है इंडिया में। तो ये सभी को पता है लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है नहीं। और कब 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया था, है ना। तो लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन आर्टिकल कहाँ पे हो गया है? 300A में हो गया। ओके, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया कि इसको फंडामेंटल राइट से हटा के क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आप सभी को पता होगा कि राइट टू इक्वलिटी जो है, राइट टू इक्वलिटी ये है हमारा 14 से 18 तक, है ना। आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी। और 17 आर्टिकल जो है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो ये किसमें फॉल कर रहा? राइट टू इक्वलिटी में फॉल कर रहा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर तो ये हो जाएगा राइट टू इक्वलिटी। बाकी आर्टिकल की बात करें तो राइट टू फ्रीडम है 19 से लेकर 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 से 24 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32। और राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन है 25 से 28 तक, है ना। राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन या फिर रिलीजियस राइट, है ना। और एक और बचा जो कि है माइनॉरिटी के लिए है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो है आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, ओके। तो ये टोटल 6 टाइप के राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम आर्टिकल 14 to 32। आई होप कि सारा कुछ क्लियर होगा आपको। अच्छा, यहाँ पे मिल जाएगा राइट टू इक्वलिटी है कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की बात हो रही है। अच्छा, अनटचेबिलिटी ध्यान रहे कि इन 1976 द अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 हैज बीन कम्प्रीहेंसिवली अमेंडेड। उसको अमेंड किया और उसको रीनेम कर दिया। क्या दिया? द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 बना दिया। इनलार्ज द स्कोप एंड मेक पीनल प्रोविजंस मोर स्ट्रिंजेंट, मतलब कि और डिफिकल्ट और इसको मजबूत बना दिया। उसके बाद अनटचेबिलिटी को है ना कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो इस पर्टिकुलर एक्ट में जो अभी हमने बात किया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। बोला विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 of the Constitution of India, which one of the following statement is are correct? They shall be enforceable by courts. They shall not be enforceable by court. अब दोनों में से कोई ना कोई एक ही ऑप्शन होगा, है ना। तो चलो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं, अच्छा किया। सच दैट बाकी क्वेश्चन में दे देता पहला दूसरा दोनों। तो अब बताओ, तो कॉमन सेंस से कोई भी बच्चा बता देगा कि सर ये दोनों तो हो नहीं सकता। थर्ड बोल रहा है द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। देखो ये जो है एकदम कॉमन सेंस वाला स्टेटमेंट है कि जो हमारा डीपीएसपी है उसका फुल फॉर्म ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब क्यों डायरेक्शन है जो स्टेट को दिए जा रहे हैं सच दैट कि इन फ्यूचर जब भी वो लॉज बनाए तो वो पर्टिकुलर लॉज को डीपीएसपी इन्फ्लुएंस कर पाए, मतलब उसके अकॉर्डिंग बनाए। तो तीसरा तो बिल्कुल होगा। तो देखो सी और डी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। अब पहला और दूसरा देखिए, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। तो ये पर्टिकुलर चीज गलत है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट देखिए इन्फोर्सेबल है, लेकिन डीपीएसपी उस टाइम पे, है ना, इतनी सारी चीजें थी, सबको इन्फोर्सेबल बना देते तो बड़ी दिक्कत आ जाती, है ना। क्योंकि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय उतना वो कैपेबल नहीं था कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डीपीएसपी को भी हम इन्फोर्सेबल बना पाए, राइट। दैट्स वाई वो डायरेक्शन दिया, वो डायरेक्शन के फॉर्म में डीपीएसपी बनाया गया सच दैट कि जब कल को आप कैपेबल हो जाओ तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, आपको इन्फोर्स करना है।
तो दे शेल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, एक गलत हो गया, बचा कौन सा, दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा ऑप्शन विल बी द करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारा कुछ जो अभी अपन ने डिस्कस किया। अच्छा, पार्ट 4 का लिमिटेशन क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, नो लीगल फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। ऐसा नहीं कि उसको वायलेट कर दोगे तो कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन होगा, नहीं, दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, डीपीएसपी लीड्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर और स्टेट, सेंटर और प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स। तीसरा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स विद फंडामेंटल राइट्स, दे कैन बी अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स। ये तो कॉमन सी बात है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करना हो तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डीपीएसपी को अमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि 86 अमेंडमेंट है ना, 86 अमेंडमेंट 2002 में आर्टिकल 45 जो है उसको अमेंड करके हमने 20A बनाया, जो कि बताया राइट टू एजुकेशन, राइट। ये एक बार आप चेक कर लेना 82nd ही है कि या फिर कौन सा है, आई थिंक यही वाला है ना, एक बार फिर से चेक कर लेना। लास्ट है, फोर्थ पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ डीपीएसपी का, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। एक लॉ कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट फॉर वायलेटिंग डीपीएसपी, मतलब कोई ऐसा लॉ बना दिया जो डीपीएसपी को वायलेट कर रहा तो उसको हम स्ट्रक डाउन नहीं कर सकते। ये है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई रहा आपके सामने, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। ये भी आपको पता ही है ना, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरिज, ये सबके सब आर्टिकल 21 में निहित है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। ठीक है, तो इसका आप डिटेल देख सकते हो आराम से, अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 बोल रहा कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। चारों में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है किसका, लिबर्टी का। देख, पहला बोला प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, दूसरा बोला अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वंस लाइक, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। देखिए, अगर आप लिबर्टी का डिफिनेशन देखोगे ना, तो लिबर्टी का डिफिनेशन आता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट टू डू वॉट एवर वन वांट्स टू डू, है ना। लेकिन हमारे पास जो लिबर्टी है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। क्यों? क्योंकि लिबर्टी का मतलब ये हुआ कि उस पर रिस्ट्रेंट ना लगा के उसको हमें डेवलप कराना है पूरी तरीके से, है ना। तो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन से फुली इसका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि सर बी क्यों नहीं होगा, डी क्यों होगा। तो देखो, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट अगर हम कर देंगे, है ना, और उसके आगे ये पर्टिकुलर लाइन नहीं लिखेंगे कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट टू डेवलप वन सेल्फ फुली, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रिस्ट्रेंट नहीं रहेगा किसी इंडिविजुअल पे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप सोचो, किसी समाज में, सोसाइटी में 100 लोग हैं और 100 को ये पूरा का पूरा फ्रीडम दे दिया कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो उनके अंदर किसी बात का डर ही नहीं रहेगा, राइट। अगर कोई सिस्टम, कोई तंत्र ही नहीं रहेगा तो एक इंसान दूसरे का हनन भी कर सकता है ना, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, राइट। तो अब दूसरे का यहाँ पे राइट्स छीना जा रहा। इसी तरीके से पहले के साथ कोई थर्ड पर्सन ऐसा कर सकता है सच दैट कि उसका फ्रीडम जो है खतरे में आ जाए, है ना। कहने मतलब ये हुआ कि अगर रिस्ट्रेंट रहेगा ही नहीं तो उसका जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो भी नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसी अगर स्टेटमेंट को आपने सुना होता, बस यही क्वेश्चन आपने पढ़ा होता, तो अभी कौन सा ईयर में हमने देखा, 21 या 22 में देखा ना, कि राइट टू प्रिवेसी किस आर्टिकल में है, ये पूछा था। तो आप सोचो कि 2018 में हमें बस ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही दे दिया। अगर ये स्टेटमेंट भी आप ढंग से पढ़ के जाते तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मार्क कर पाते। ये तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब आर्टिकल 21 के अंदर है ना। तो यही फायदा होता है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम डिटेल में, है ना, एनालिटिकल वे में सॉल्व करने का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट, ये पूछा। अब हमें मालूम है कि आर्टिकल 21 जो है फ्रीडम, आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट 3 जो है इस बात को बताता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है एक इंट्रिंसिक पार्ट है किसका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, ये देख सकते हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया है कि के एस पुट्टास्वामी है ना, केस में 9 जजों की टीम थी, इन्होंने राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following reflect the most appropriate relationship between law and liberty। अब ध्यान से समझिए, ये जो ऊपर 10th आई थी क्वेश्चन में जिसमें मैं लिबर्टी को समझा रहा था, इसमें और अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखिए, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। देखो, जरूरी नहीं कि हर टाइम पे ये वाला चीज क्लियर हो, मतलब कि सही हो, है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लॉ होने पे चीजें बहुत ऑर्गेनाइज होती है, सिस्टमेटिक होती है, और कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लॉ होने पे इंसान जगड़ जाता है, मतलब लिबर्टी उसकी खतरे में आ सकती है। तो ये हमेशा करेक्ट नहीं होगा, दैट्स वाई इसको हम गलत मार्क करेंगे। ओके, अगला, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। देखो, ये काफी हद तक ठीक है, लेकिन अभी मोस्ट अप्रोप्रिएट हमसे पूछा है, इसलिए हम रुक जाएंगे थोड़ा सा। अभी बी वाले पे है ना, थोड़ा सा स्टार मंगाओ, अगले अगले वाले को देख लेते हैं। इफ देयर इज लिबर्टी लॉ हैड टू मेड बाय द पीपल। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा है ना पॉजिटिव या मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप का नहीं दिखा है ना, तो इसको भी रुकते हैं। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक बोला, लेकिन हो सकता है कि वो पर्टिकुलर लॉ चेंज करने पे है ना और बेहतर हो जाए लिबर्टी, है ना। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में भी वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वाली बात नहीं है, राइट। तो बचा कौन सा, तीनों लग सकते हैं, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन कौन सा है, तो बी ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आंसर पे भी देख लेते हैं कि क्या आंसर है इसका। ठीक है, बी ही बोल रहा। अब एक जॉन लॉक हैं, उन्होंने कहा है, मतलब जॉन लॉक थे, उन्होंने कहा है, उनका स्टेटमेंट तो आज भी है, राइट। तो इसलिए है, वेयर देयर इज नो लॉ, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, है ना। लिबर्टी इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ, लिबर्टी मीन्स अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। याद कीजिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने यही बात बोला आपको कि अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट को ही लिबर्टी बोलते हैं, लेकिन ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सॉल्व कर सकते हो बहुत ही बेहतर वे में। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statement is true of the fundamental duties of an Indian citizen? A legislative process has been provided to enforce these duty। ऐसा तो कुछ है नहीं, कहीं पे आपने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स कराने के लिए कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, नहीं है। दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटी। देखो, लीगल ड्यूटी अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप पे केस हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि फंडामेंटल ड्यूटीज आप परफॉर्म नहीं करोगे तो केस होगा, राइट। तो ये दे आर नॉट को रिलेटिव, तो ना तो पहला होगा ना तो दूसरा। कौन सा ऑप्शन बचा, डी, दैट इज विल बी करेक्ट आंसर। ये एक्सप्लेनेशन है, आराम से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली, ध्यान रहे नॉट पूछा है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं तो कौन सा पर्टिकुलर चीज जरूरी नहीं है कि होगा, तो डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जरूरी नहीं है कि होगा, है ना। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, देखो ये तो पक्का ही पक्का होगा, क्योंकि इसी वजह से तो प्रेसिडेंट रूल लग रहा है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वजह से। और डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडी, अब सोचो लोकल बॉडी को डिजोल्व करने की क्या ही जरूरत है, राइट। पूरे स्टेट में लोकल बॉडी को डिजोल्व करने बैठोगे तो क्या मतलब कि रह जाएगा। तो या ना तो पहला जरूरी है ना तो तीसरा, तो फर्स्ट और तीसरा जो है नॉट नेसेसरली पूछा था, तो ये हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 1 and 3 आर इनकरेक्ट, है ना। स्टेटमेंट 1 and 3 आर इनकरेक्ट, नॉट नेसेसरली पूछा था इसलिए। अब बोला व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन अ स्टेट द प्रेसिडेंट डिसमिसेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल बॉडी डू नॉट नेसेसरली अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने आपको समझाया ऊपर, राइट। चलिए
आगे बात बढ़ते हैं और इसमें कुछ चीजें और समझते हैं कि जब प्रेसिडेंट एक्वायर करता है, प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स व्हेन द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन ए स्टेट। जब भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं तो ये सारे के सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाते हैं। क्या क्या? He can take up the function of the state government and power vested in the governor or any other executive authority in the state। मतलब कि पूरे स्टेट का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है किसके पास चला जाता है? प्रेसिडेंट के पास। दूसरा है he can declare that the power of the state legislature are to be exercised by parliament। मतलब कि जो स्टेट लेजिस्लेटर का पावर है वो पार्लियामेंट अब एक्सरसाइज कर सकता है। तीसरा है व्हेन प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज किया जाता है किसी स्टेट में, प्रेसिडेंट डिसमिस करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कैरीज ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और द एडवाइजर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड क्या है चारों में से? फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल? तो देखो ये जो राइट टू वोट है ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अभी चारों टाइप के हमें राइट मिले हुए हैं, है ना? कौन कौन से हैं आपको मालूम होने चाहिए। फंडामेंटल राइट तो मोस्टली सबको पता होता है। लीगल राइट जैसे कि हमारा हो गया राइट टू प्रॉपर्टी, है ना? इसी तरीके से राइट टू वोट क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू वोट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 326 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये उसके बारे में बेसिक डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनवाइजेस बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी मैंने समझाया था कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अपन कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। देखो इसको याद कैसे किया, इसमें एक है फोर्स लेबर और एक है वर्किंग ऑफ चिल्ड्रेन इन हजार्डस सिचुएशन, है ना? तो 24th वाला जो है वो चिल्ड्रेन वाला है। ठीक है, और 23 जो है फोर्स लेबर का है। अब 23 वाला चिल्ड्रेन कैसे याद करोगे? दो चार बच्चे होते हैं ना, तो इसलिए वैसे आप याद कर लो, याद रहेगा। तो ये दोनों देख लो, जहां पे भी है वो हो गया हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, बिल्कुल ये आ गया आर्टिकल 23। अगला है वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये है 17 जो कि है राइट टू इक्वालिटी के अंदर में। अगला है तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। हाँ, जो मैंने आपको बोला ना कि ये है आर्टिकल 29 एंड 30 की प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। चौथा है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्री एंड माइन, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है क्योंकि यह है आर्टिकल 24। तो पहला और चौथा विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये हो गया ऑप्शन सी। आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर कर दिया तो ये वही सारा कुछ है जो मैंने बताया है ना। अच्छा, वो सारे क्वेश्चन जिसमें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इतना डिटेल में, तो इसीलिए उसके एक्सप्लेनेशन पे उतना ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन। डीपीएसपी किस पे लिमिटेशन लगाता है? लेजिस्लेटिव फंक्शन पे या एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे? एक बात बताइए मुझे, अभी हमने पढ़ा कि जो डीपीएसपी है वो नॉट इन्फोर्सेबल है ना? और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने देखा था लिमिटेशन में कि वो अगर वायलेट करता भी है कोई तो उसका कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, राइट? तो ना तो लेजिस्लेटिव फंक्शन पे कोई लिमिटेशन लगाता है ना, ना तो एग्जीक्यूटिव पे, मतलब ना तो ए होगा ना तो बी होगा, मतलब नाइदर वन नाइदर टू। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। वही सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच प्रिंसिपल अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डीपीएसपी बाई 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चारों में से कौन सा है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन से 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में एड किया गया था? पहला है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट, सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर। देखिए अभी जैसे ये चारों के चारों ऑप्शन देखा आपने, इसका आर्टिकल बताने की कोशिश कीजिए। वैसे इसका फाइनल आंसर तो यही होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये है आर्टिकल 43A, है ना? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन है आर्टिकल 39। राइट टू वर्क
एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट है आई थिंक 41। इसको एक बार आप क्रॉस चेक करना है ना। राइट टू वर्क, हाँ पंचायत का 40 में है, राइट टू वर्क 41 है, लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क है 42। आई होप ये सारा कुछ क्लियर होगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे के सारे आर्टिकल के बारे में है। अच्छा हाँ, सारे के सारे आर्टिकल के बारे में है, लेकिन कौन कौन सा कब एड हुआ उसको भी हम तुरंत के तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। 1976 में हमने कई सारे एड किए थे, कौन कौन से देख लेते हैं। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, आर्टिकल 39 में। फिर प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये कब किया, आर्टिकल 39A में किया। देन टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये है आर्टिकल 43A में। और कौन सा किया, 48 आर्टिकल को अमेंड किया, जो कि है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कौन सा है आर्टिकल 48। अब 44th अमेंडमेंट एक 1978 में एक और डीपीएसपी एड किया, विच रिक्वायर्स द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 38 को अमेंड किया, राइट। अब फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। अच्छा, स्टार्टिंग में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन एक्सप्लेन करते टाइम में मैंने कहा था एक बार चेक करना, मतलब मैंने बिल्कुल सही बताया था, यही था, राइट। चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 और उसको आर्टिकल 21 में एक नया ही इंसर्ट कर दिया आर्टिकल, जो कौन सा, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। फिर 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में एक नया डीपीएसपी एड किया रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है 43B, है ना। 43A क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, और 43B क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। तो राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटी, बिल्कुल हो सकता है, रुकिए अभी थोड़ा नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। राइट आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, ये क्या मतलब हुआ, पर्सनल है तो उसको यूज तो है ना सोसाइटी समाज में ही करोगे, तो बी तो नहीं हो सकता। सी राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द सिटीजन, ये क्या मतलब हुआ। हाँ, डी बोला ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट, ये भी मतलब बेकार की चीजें हैं, मतलब तीनों बेकार की चीजें हैं, पहला जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलो आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन किसमें है, चारों में से। तो डीपीएसपी का आर्टिकल 39 में, हाँ 39 में है वेलफेयर स्टेट के बारे में, कि हमें एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करेगा। ओके, तो उसी के बारे में सारा कुछ है, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सो ये पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन हमने अभी के अभी कर लिया। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है तो तुरंत पूछिए, डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आज का दो लाइन ये रहा आपके सामने, कि ख्वाब तुमने देखे तो मुकम्मल उन्हें तुम ही करोगे, कि ख्वाब तुमने देखे तो मुकम्मल उन्हें तुम ही करोगे, फूलों पर चलने के नहीं आदि, चट्टानों पर तुम ही चढ़ोगे। सो आई होप एवरीबडी की अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन एंजॉय।